चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना, आईडीटी के अमेंडमेंट। ठीक है, उसके अंदर 8-9 अमेंडमेंट्स हैं। ठीक है, अभी इसमें क्या है कि जो भी अमेंडमेंट्स है सारे स्टैंड अलोन है। मतलब क्या कि हमको बैकग्राउंड डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग अमेंडमेंट ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आपने एक सेक्शन किया होगा, सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 5 अंडर द CGST एक्ट। इको को टैक्स पे करना होता है। जनरली क्या होता है कि इको के थ्रू अगर आप गुड्स बेचते हो तो टैक्स जो होता है वो पार्टिसिपेंट पे करता है। कौन पे करता है? पार्टिसिपेंट। ठीक है, और आपको जीएसटी में कंपलसरी क्या लेना होता है? नंबर भी लेना होता है। ठीक है, लेकिन सर्विस वाले जो इको होते हैं, कौन से वाले? सर्विस वाले। तो सर्विस वाले इको के अंदर जो जीएसटी होता है, जैसे आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, लाइक गुड्स, फूड मंगवा रहे हो स्विगी या जोमेटो के थ्रू, तो आपको जीएसटी कौन पे करता है? तो वो स्विगी वाला या जोमेटो वाला पे करता है। ठीक है, मान लो आप कोई होटल वगैरह बुक करवा रहे हो तो उसमें जीएसटी कौन पे करता है? तो जो ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर मतलब कौन? बुक ईज माई ट्रिप वाला या तो फिर क्या मेक माई ट्रिप वाला जीएसटी पे करे। तो उसमें ना पहले सिर्फ 4 ही लोग थे, ठीक है, जो 9(5) में कवर होते थे। तो इसमें वही लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना। द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल नोटिफाई द स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ सर्विसेज द टैक्स ऑन सप्लाई विच शैल बी, क्या लिखा हुआ है? तो विच शैल बी पेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। मतलब टैक्स कौन पे करता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर क्या करेगा? टैक्स पे करेगा। इफ सच सर्विस आर सप्लाइड थ्रू इट एंड सच सर्विस शैल बी नोटिफाइड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। तो ऐसी कौन सी सर्विसेज थी? तो इसमें आप देखोगे तो सर्विसेज बाय वे ऑफ क्या? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्या? पैसेंजर। बाय क्या? रेडियो टैक्सी। मतलब इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं? उबर वाला है, या फिर कौन है? ओला वाला है, या फिर कौन है? रैपिडो वाला। ठीक है, आजकल नया आया है कौन? भारत टैक्सी, गवर्नमेंट का है। सर्विसेज बाय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय ओमनी बस एक्सेप्ट द पर्सन सप्लाइंग सच सर्विस थ्रू इको इज अ कंपनी। मतलब अगर कंपनी होगा तो टैक्स कौन पे करेगा? कंपनी, अदरवाइज इको पे करेगा। ओमनी बस मतलब जो होता है ना, आई थिंक वो रेड बस करके ऐप है, ठीक है, उसके थ्रू आप टिकट बुक करवाते हो। तो फिर सर्विसेज प्रोवाइडेड इन क्या? होटल। तो ये तो पहले भी थे, अभी इसमें अमेंडमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, गेस्ट हाउस, होटल, क्लब साइट, कैंप साइट और अदर कमर्शियल प्लेस मीन फॉर द रेसिडेंशियल और क्या
lodging purpose except where the person supplying such service through electronic commerce operator is liable for registration। मतलब क्या, होटल वाले के पास जीएसटी नंबर है ऑलरेडी, तो कौन पे करेगा बोलो। होटल वाले के पास जीएसटी नंबर है ऑलरेडी, तो जीएसटी कौन पे करेगा, होटल वाला। रेस्टोरेंट वाले के पास ऑलरेडी जीएसटी नंबर है, तो कौन पे करेगा, रेस्टोरेंट वाला। बट नहीं है तो नहीं है तो कौन पे करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। सर्विसेज बाय हाउस कीपिंग इसमें कौन आता है, तो वो कौन आ जाएगा, तो कौन आ जाता है, अर्बन में। समझ रहे हो ना। एंड ये रेस्टोरेंट सर्विस ये वाला नया ऐड किया है, ठीक है, ये अमेंडमेंट है। तो अमेंडमेंट है दूसरे पेज पे, पहला पेज तो पूरा हमने सिर्फ प्रोविजन ही डिस्कस किया। अभी है ना, आपने एक ये ऐप का नाम सुना होगा, पॉर्टर, वो अभी तक इको की कैटेगरी में नहीं था। तो उन्होंने क्या बोला कि जो गुड्स आप पॉर्टर के थ्रू बेचते हो उसके लिए जीएसटी कौन पे करेगा, पॉर्टर वाला ही पे करेगा। ठीक है, वर्ड पॉर्टर नहीं लिखा है उन्होंने, वर्ड पूरा अलग लिखा है। सर्विसेज बाय वे ऑफ क्या लिखा है देखो, लोकल डिलीवरी एक्सेप्ट वेयर द पर्सन सप्लाइंग सच सर्विस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर is liable to be registered under section 1 और सेक्शन 22 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। मतलब जो लोकल डिलीवरी वाले जो होते हैं, जो किसके थ्रू ऑपरेट होते हैं, किसके थ्रू ऑपरेट होते हैं, इको के थ्रू। अभी पोर्टल में मुझे यहाँ से गुड्स बनना है तो अहमदाबाद से मुंबई नहीं जाता है वो अहमदाबाद अहमदाबाद नहीं जाएगा, इधर आएगा। तुमने अहमदाबाद से मुंबई का बुक करवा, बोले भाई आ जा, घर भी जाना होता है रात में। समझ में आ गया। तो वो इको की बात अगर हम करें तो वो लोकल डिलीवरी ऐप ही हो गया ना। एक वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप ज्यादा से ज्यादा वो कहाँ जाएगा, इंटरसिटी जा सकता है, बड़ोड़ा या वहां जा सकता है जहाँ पे डिस्टेंस रीचेबल। ठीक है, तो ये तुमको ध्यान है। The tax on service by the transportation of passenger by an omnibus provided by company through ICO is not payable by ICO। ये हमने डिस्कस कर लिया, it will be payable by company। ठीक है, तो अगर पोर्टर वाला, अगर इको ही है ना, अभी आप क्या कर सकते हो, बुकिंग कर सकते हो, तो उसमें जीएसटी कौन पे करेगा, पोर्टर। ठीक है, ये कब से इफेक्टिव हुआ है, तो 22 सितंबर 2025। ठीक है, चेंज इन जीएसटी रेट। देखो आपको जीएसटी के रेट्स पता होंगे। रेट है दोस्तों जीरो, जीरो रेटेड सप्लाई, फिर कितना है 5, फिर 12, 18, 28। ठीक है, और एक और भी है, कितना, 40। लगता नहीं हो बात अलग। अभी उन्होंने ना जीएसटी में से 12% का रेट ही निकाल दिया है। ठीक है, मतलब पूरे जीएसटी में जहां जहां 12% का रेट था ना सर्विस के ऊपर, वो उन्होंने बढ़ा के 18% कर दिया। क्या कर दिया, 18%। तो एक कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट क्या हुआ, तो आपको है ना जीटीए को याद करना पड़ेगा। किसको याद करना पड़ेगा, तो जीटीए में आपको दोस्तों पता होगा कि आरसीएम होता है। क्या होता है, आरसीएम। और आरसीएम में 5% जीएसटी देना होता है। किसको जीएसटी देना होता है, द पर्सन जो क्या पे करता है, फ्रेट क्या करता है, पे करता है ना, उसको 5% जीएसटी देना होता है। बट अगर आपको जीटीए वाले को ऐसा है कि मुझे ट्रक वगैरह का क्या चाहिए, मुझे ट्रक वगैरह का क्या चाहिए, आईटीसी चाहिए, याद आ रहा है कि नहीं, ट्रक वगैरह का मुझे आईटीसी चाहिए, तो जीटीए वाले को 12% देना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर उस केस में जीटीए को एफसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। किसमें टैक्स पे करना पड़ेगा, ये बताया था। अभी अमेंडमेंट क्या है कि ये 12% निकल के कितना हो चुका है, हाँ। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो अभी इंस्टेड ऑफ जीटीए, जीटीए को कितना टैक्स पे करना है बोलो, 12 पे करना है कि 18, 18। तो उसको हम लोग क्या दे देंगे, आईटीसी। अभी जीटीए एफसीएम में टैक्स पे कर रहा है पर वो 5% पे कर रहा है, तो उसको हम फिर अगेन आईटीसी देंगे नहीं, क्योंकि रेट कम दोगे तो हम लोग आईटीसी देंगे नहीं। तो अगर आपको आईटीसी चाहिए तो 18%। अरे पूरे एक पेज तक यही चलेगा, मैंने आपको सुझा दिया है। ठीक है, आप लोग समझ रहे हो। चेंज इन जीएसटी रेट, तो टैक्सेबिलिटी ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जीटीए सर्विसेज। तो whether GTA has not taken the input tax credit on capital on goods or services used in supplying the GTA service, there can be either of the cases where GTA exercise the option to itself to pay GST at the sale rate, or does not exercise the option of to itself to pay GST at the sale rate on the services क्या लिखा हुआ है, supplied by it। तो कितना होगा बोलो, 5%। तो ये तो क्या हो जाता है, आरसीएम। तो ये अभी तक अनचेंज है। However, if the GTA is wishes to take the ITC, then
then the GTA is supposed to pay GST at the rate of 12%, but that is the earlier rate. Now it is the rate of क्या? This rate has been changed to क्या लिखा हुआ है? 18%. और जहां जहां 12% है, आपने देखा होगा आरसीएम में एक चैप्टर, उसमें भी ये था पॉइंट कि कोई टूर ऑपरेटर होता है, ठीक है, या कोई कैब सर्विस प्रोवाइडर होता है, वो रेंट पे देता है कैब, तो उसमें आरसीएम में टैक्स कौन पे करता है? तो जो कंपनी होता है वो होता है ना। बट अगर जो कैब जो रेंट पे दे रहा है उसको उसका आईटीसी चाहिए तो उसको 12% देना पड़ता था। तो वो 12% की जगह उसमें भी कितना हो गया? 18। तो तुमको क्या याद रखना है, मैं यही समझा रहा हूँ। ये देखो दूसरा इधर आ गया, गाड़ी भी बनाई हुई देखो, टैक्सेबिलिटी ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी, क्या लिखा हुआ है? डिजाइन टू कैरी पैसेंजर। इंडिया में डिजाइन टू कैरी पैसेंजर नहीं होता है, फिर भी पैसेंजर होता है। You know that what I'm talking about, where the cost of the fuel is included in the consideration charged from the service, क्या लिखा हुआ है? Receipt। तो इसमें भी क्या होगा? तो इसमें भी बढ़ा के कितना कर दिया है? अगर सामने वाला देगा तो 5%, और तुमको आईटीसी चाहिए तो पहले 12% था, अभी 12% को बढ़ा के कितना कर दिया? 18%। आ गया तुमको समझ में? ठीक है ना? तो ये अमेंडमेंट, अभी छोटे मोटे से अमेंडमेंट है, ठीक है, कि तुमको 5% है तो आरसीएम में 5%, तो उसमें तो कोई चेंज नहीं है। पर अगर तुमको तो इसका सम बना के वो पूछेंगे तुमको। और तुमको ये ध्यान रखना है एफसीएम में कितना टैक्स लगाएंगे हम लोग? 12 लगता था, अभी कितना लगेगा? ओके। बट हो सके तो ये डेट याद रखनी पड़ेगी, 22 सितंबर, जो जीएसटी 2.0, ठीक है, वो उन्होंने पूरा मार्केटिंग किया था ना, मार्केटिंग किया था जीएसटी क्या 2.0, जिसमें जीएसटी के रेट्स उन्होंने क्या कर दिए थे? चेंज कर दिए। समझ रहे हो? ठीक है, क्लियर है? ओके। अभी आ जाते हैं दोस्तों एग्जाम्शन में। एग्जाम्शन में क्या अमेंडमेंट हुआ है? मतलब सेक्शन नंबर कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए। सेक्शन नंबर कौन सा है? 11 ऑफ विच एक्ट? तो ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एंट्री नंबर जो भी होगा उसमें रेफरेंस दिया होगा, एंट्री नंबर सीरियल नंबर के साथ। रेफर टू इन दिस चैप्टर correspond the entries in the notification number which grants the exemption from GST for the intrastate supply of specified service. However, these entry numbers have been given only for which purpose? Reference purpose, and are not relevant for examination। ठीक है, मतलब हम लोग सिर्फ एग्जाम्शन याद रखेंगे, नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। अमेंडमेंट इन सर्विसेज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, ठीक है। सो इसमें लिखा हुआ है अमेंडमेंट्स इन द विच एग्जाम्पशंस एक्जिस्टिंग एग्जेम्प्ट। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विस में देखेगा सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, बाय क्या लिखा है? रोड। एक्सेप्ट क्या लिखा है? सर्विसेज ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी एंड क्या? कुरियर एजेंसी। ठीक है, बाय क्या लिखा हुआ? इनलैंड वायरलेस। तो इनके केस में क्या होता था कि पूरी तरह से एग्जाम्पशन मिल जाता था बाय रोड जाते हो, पर इसमें नहीं मिलता था। किसमें? जीटीए में नहीं मिलता था। हाँ, जीटीए अगर स्पेसिफाइड मटेरियल कैरी कैरी कर रहा है, लाइक रिलीफ मटेरियल, न्यूज़पेपर, याद आ रहा है कि नहीं, डिफेंस इक्विपमेंट कैरी कर रहा है, तो एग्जाम्पशन मिल जाता है। पर अगर जीटीए के थ्रू गुड्स जा रहा है तो कोई एग्जाम्पशन मिलता नहीं। कुरियर एजेंसी के थ्रू जाता है तो को भी कोई एग्जाम्पशन मिलता नहीं। और दूसरा क्या लिखा है? बाय इनलैंड वाटरवेज, तो आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। तो क्या था अमेंडमेंट? क्या है मतलब अमेंडमेंट के पहले की पोजीशन क्या है कि बाय रोड आप जाते हो ना, कैसे जाते हो? तो बाय रोड अगर आप जाते हो पर जीटीए के थ्रू जाते हो तो एग्जाम्पशन नहीं है, कुरियर एजेंसी के थ्रू जाते हो तो एग्जाम्पशन नहीं है। ठीक है, अभी उन्होंने एक्सप्लेनेशन, ये जो रेड कलर का ऐड किया वो है, एक्सप्लेनेशन में कुछ नहीं है। थोड़ी देर पहले हमने अमेंडमेंट क्या पढ़ा कि पोर्टल अगर क्या करता है, पोर्टल के थ्रू तुम गुड्स भेजते हो लोकल डिलीवरी एजेंट के थ्रू, तो जीएसटी लगता है। हाँ है ना। तो पोर्टल वाला पहले एग्जाम्पशन क्लेम करता था एंट्री नंबर 18 का, तो उन्होंने बोला कि उसमें हमने अमेंडमेंट किया, बोले तो इसमें भी अमेंडमेंट करो, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट। तो देखो क्या लिखा है एक्सप्लेनेशन में, नथिंग कंटेन इन दिस एंट्री शैल अप्लाई टू लोकल डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन इलेक्ट्रॉनिक, तो उसको कोई एग्जाम्पशन मिलेगा। और लोकल डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडेड थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, मतलब मैं डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर से सर्विस लूं, या मैं कोई लोकल एजेंट से लूं, और वो लोकल एजेंट किससे लेता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर से लेता है, तो कोई एग्जाम्पशन मिलेगा नहीं। तो अभी एग्जाम्पशन मतलब 4 कैटेगरी हो गई। मतलब मैं इसको इस तरह से लिखूं कि गुड्स मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, मैं ऐसे लिख देता हूँ।
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो आपको ज्यादा सही समझ में आएगा। ठीक है, तो उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है कौन सा वाला, जीटीए। दूसरा वाला कौन सा है, तो दूसरा उन्होंने किसको कवर किया है, कुरियर। तो ये तो टैक्सेबल था, ये भी टैक्सेबल था। जो अदर था, एंड एक क्या है, तो अदर एंड इनलैंड वाटरवेज। ठीक है, इसके ऊपर क्या था, तो इसके ऊपर एग्जम्पशन है, और अदर में भी क्या था, एग्जम्पशन। ये पहले की पोजीशन थी। अभी उन्होंने अदर में से थोड़ा अपना, ठीक है ना, थोड़ा एक डेविएशन किया, और उन्होंने ऐसा बोला कि कोई लोकल एजेंट होगा ना, क्या होगा, लोकल एजेंट जिसके थ्रू क्या हो रहा है, गुड्स क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट। देखो, पोर्टर इज नॉट जीटीए, पोर्टर जीटीए नहीं है। जीटीए का मतलब तो क्या होता है कि जो क्या इश्यू करता है, जो मैंने आपको बोला था कि क्या इश्यू करता है, बोलो, कंसाइनमेंट इश्यू। ठीक है, तो लोकल एजेंट के थ्रू या लोकल पार्टी के थ्रू गुड्स को आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो उसके ऊपर अभी जीएसटी क्या होगा, लग जाएगा, जो पहले अदर में कैटेगरी में कवर होता है। ओके, तो ये याद रखना। एंट्री नंबर कौन सा है, तो एंट्री नंबर 18। अभी आ जाता है न्यू एग्जम्पशन इंट्रोड्यूस्ड। ये आ सकता है एग्जाम, ये आपने सुना भी होगा बहुत सारी न्यूज में, कि उन्होंने मेडिक्लेम पे एग्जम्पशन दे दिया है। मतलब अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस लेते हो, क्या लेते हो, मेडिकल, तो उस पर कोई जीएसटी लगता नहीं। तो दो इंश्योरेंस पे एग्जम्पशन दिया है, एक है मेडिकल इंश्योरेंस और दूसरा है लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, ओके, कौन सा बोल रहा हूँ, मेडिकल मतलब हेल्थ इंश्योरेंस, और दूसरा क्या, लाइफ इंश्योरेंस। तो दो एंट्री उन्होंने नई ऐड की है। ओके, बस इतना आपको याद है। उस पे कोई एग्जाम, सॉरी, उस पे कोई टैक्स लगेगा नहीं, तब से 22/9 डेट याद रखना, जीएसटी 2.0। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सर्विसेज ऑफ क्या दिया हुआ है, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड बाय एन इंश्योरेंस टू द इंश्योर्ड वेयर द इंश्योर्ड इज नॉट अ ग्रुप इंश्योरेंस। मतलब क्या नहीं होना चाहिए, ग्रुप इंश्योरेंस। मतलब मान लो आप एम्प्लॉयर हो, आपके यहाँ पे 500 एम्प्लॉय काम करते हैं। कितने एम्प्लॉय, 500। 500 एम्प्लॉय काम करते हैं, एक साथ 500 लोगों का ग्रुप इंश्योरेंस लेंगे, तो कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। आपको इंश्योरेंस का एग्जाम्पशन तभी मिलेगा जब इंडिविजुअल पॉलिसी इशू। हाँ, इंडिविजुअल पॉलिसी में कोई फैमिली मेंबर है तो एग्जाम्पशन दे दे। मतलब क्या, इंडिविजुअल पॉलिसी में हस्बैंड का भी नाम है, वाइफ का भी नाम है, एंड चिल्ड्रन का भी नाम है, तो दिल में दे देंगे एग्जाम्पशन। तो ग्रुप इंश्योरेंस अगर मान लो फैमिली मेंबर का होगा तो एग्जाम्पशन मिल जाएगा। बट ग्रुप इंश्योरेंस मान लो कॉर्पोरेट ग्रुप इंश्योरेंस होगा, तो फिर कोई एग्जाम्पशन हम लोग देंगे नहीं। तो पढ़ना, एक्सप्लेनेशन में देखो, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट दिस एग्जाम्पशन शैल अप्लाई टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस वेयर द इंश्योर्ड इज एन इंडिविजुअल और द इंडिविजुअल एंड, क्या लिखा है, ये मैंने बता दिया अभी तुमको। For the purpose of A above, family shall include all individual insured as a family in the contract of, क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें कोई जीएसटी लगेगा नहीं। क्या था, बोलो, लाइफ इंश्योरेंस। कार इंश्योरेंस नहीं है, लाइफ। तुमने इंश्योरेंस देखा आगे, कार, लाइफ, हेल्थ कुछ देखा ही नहीं था। इंश्योरेंस बोले, इंश्योरेंस एग्जाम नया कुछ आया था, सर ने बोला था एग्जामेशन मारो इसको, ऐसा नहीं करते। एंट्री नंबर 36D, सर्विसेज बाय, क्या लिखा है देखो, हेल्थ मेडिक्लेम। ये मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को इसमें क्रेडिट देना चाहिए, विच इज वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड। ठीक है, कि अगर आप मेडिक्लेम लेते हो, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, तो उस पर जीएसटी नहीं होना चाहिए था, जो पहले वो लोग लगाते थे। ठीक है, जीएसटी से पहले सर्विस टैक्स होता था, उस पर भी लगाते थे। फिर गवर्नमेंट को लगा कि नहीं यार, ये गलत हो रहा है, तो उन्होंने एग्जाम्पशन दे ही दिया। सर्विसेज ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड बाय इंश्योरेंस टू द इंश्योर्ड वेयर द इंश्योर्ड इज नॉट अ, बस बाकी सब कुछ कॉमन है, कॉपी पेस्ट किया हुआ है। इवन इसका री इंश्योरेंस होगा ना, वो भी एग्जाम्प्ट होगा। री इंश्योरेंस पता होगा ना, मतलब मैंने एलआईसी या मैंने किसी और कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, उसने आगे किसी और के साथ क्या किया है, सब इंश्योरेंस किया हुआ है, मतलब सब कॉन्ट्रैक्टिंग किया हुआ है। को इंश्योरेंस कंपनी होती है, दो कंपनी होती है, एक होती है लीड इंश्योरेंस कंपनी। लीड इंश्योरेंस कंपनी मतलब जिसने पॉलिसी दिया है, जैसे मैंने मान लो मैक्स इंडिया का पॉलिसी लिया है, उसने आगे जाके स्टार पॉलिसी से कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसमें वो लोग आपस में प्रीमियम आपस में मिल बांट के खाएंगे। तो
उसके ऊपर जो होगा उसपे कोई लगेगा जीएसटी नहीं। तो वो जो प्रीमियम चार्ज करेगा किससे, वो कस्टमर से चार्ज करेगा कि लीड इंश्योरेंस से चार्ज करेगा, तो उसमें भी तो एग्जम्पशन मिलेगा। नहीं समझा अभी तक, समझ गया? चलो मैं समझाता हूँ। यहाँ पे कौन है, इंश्योर्ड पर्सन है, ठीक है। इंश्योर्ड पर्सन ने इंश्योरेंस लिया हुआ है, मान लो एक्सिस लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, ये लिया हुआ है। अभी एक्सिस लाइफ इंश्योरेंस ऐसा बोले कि हमारा खुद का कोई ठिकाना नहीं है, तो बोले अगर मान लो तू उठ गया तो हम ना उठ जाए, उसके लिए उन्होंने एक और इंश्योरेंस लिया हुआ है, ठीक है। और मान लो कि ये किसका है, तो मान लो ये टाटा वाले का लिया हुआ है, ठीक है। अभी ये टाटा और एक्सिस वाले आपस में मिल बैठ के क्या करेंगे, प्रीमियम, तो इसे बोला 50% मेरा 50% तेरा, ठीक है ना, ये आपस में हो। तो ये 50% के लिए ये बिल इसको रेस करेगा और ये बिल इसको रेस करेगा, तो इसमें तो एग्जाम्पशन दे दी, तो इसमें भी तो देना पड़ेगा ना। अभी इस पे एग्जाम्पशन नहीं दूंगा तो ये तो बोलेगा कि यार इसको एग्जाम्पशन देके कोई मतलब नहीं है, एग्जाम्पशन देना है तो पूरा का पूरा क्या दो, सर्कल एग्जाम्प्ट करो ना, ठीक है। तो ये तुमको ध्यान रखना, ओके, ठीक है। नीचे एक अमेंडमेंट हुआ है, डेफिनेशन वाला अमेंडमेंट है। अगर आप इसको नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, क्योंकि डेफिनेशन बेस्ड वाला अमेंडमेंट इंटरमीडिएट में स्कोप कम है, बट स्टिल एक बार देख लेते हैं इसको, अदरवाइज तुमको ऐसा लगेगा कि आईडीटी में इतना जल्दी अमेंडमेंट खत्म हो गया। तो कुछ चीजें मैंने जानबूझ के कवर की है ताकि तुमको अमेंडमेंट जैसा क्या हो, फील हो। अदरवाइज तो आधे घंटे में क्या हो जाता है, इस टर्म का तो अमेंडमेंट आधे घंटे में खत्म हो जाए ऐसा है, ठीक है। क्या अमेंडमेंट क्या हुआ है देखो, जीटीए मीन्स एनी पर्सन, ये पहले की बात है, कैंसिल किया है इसके लिए। प्रोवाइड सर्विस इन रिलेशन टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड एंड इश्यू क्या लिखा हुआ है, कंसाइनमेंट बाय व्हाटएवर नेम। नाउ अभी क्या अमेंडमेंट हुआ है देखना। Goods Transport Agency means the person who provides service in relation to the transportation of goods by road and issue consignment note by whatever name called but does not include। मतलब ये लोग देखो अपने जीटीए में से इन लोगों को बाहर निकाल दे, बोले तुम बाहर हो, तुम जीटीए नहीं आ रहा है तुमको समझ पे, जानबूझ के डेफिन मतलब देखो, डेफिनेशन में ये नहीं लिखा है कि कंसाइनमेंट नोट इश्यू नहीं करोगे तो चलेगा, उन्होंने बोला कंसाइनमेंट नोट तो इश्यू करेंगे, लेकिन तुम लोग तो कभी भी जीटीए में नहीं आ सकते। कौन से लोग देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर वाले, जो पोर्टर वाला है, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर थ्रू होम द सर्विस ऑफ लोकल डिलीवरी आर क्या लिखा हुआ है वो है, ठीक है। तो ये तुमको ध्यान रखना। तो पोर्टर वाले को बोलना है, बोले आपको जीटीए बनना है, तो बोले पहले ये पोर्टर का नाम उठाड़ के फेंक दो और क्या इश्यू करना चालू करो, कंसाइनमेंट, वही हम तुमको किसमें लाएंगे, जीटीए में, ठीक है ना। तो जीटीए में से इन लोगों ने, मतलब ऐसा वाला हो गया ना कि ये लोग जीटीए हो सकते थे, पर जीटीए की डेफिनेशन में जाके बोला कि, बोले काम करो तुम, तुम्हारा पल्लू झाड़ दो, ठीक है, इनको क्या करो, इनको फेंक दो बाहर, ठीक है। तो पोर्टर वाला इसमें आएगा नहीं, ठीक है। तो ये तुमको ध्यान रख। उसके बाद ग्रुप इंश्योरेंस का डेफिनेशन कि ग्रुप इंश्योरेंस क्या होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। फैमिली ग्रुप होता है तो ग्रुप इंश्योरेंस माना जाएगा कि वो सिंगल पॉलिसी माना जाएगा, अगर तुम्हारे एम्प्लॉय ने ग्रुप इंश्योरेंस लिया है तो ग्रुप इंश्योरेंस माना जाएगा। तो फॉर द पर्पज ऑफ एंट्री एट अ सीरियल नंबर 36C टू 36 क्या दिया है, डी, इन द टेबल अबव, ग्रुप मींस ग्रुप ऑफ पर्सन, क्या बात है, क्या लिखा है, ग्रुप ऑफ, मतलब इस लेवल पे कौन एक्सप्लेन करता है, कोई बात नहीं, मैडम जी क्या है कभी कभी ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं। मींस ग्रुप ऑफ क्या, मैडम जी मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब थोड़ा तो रीडिंग कर लो यार पढ़ लिखने से पहले। ग्रुप इज ग्रुप ऑफ क्या, पर्सन हु जॉइन टुगेदर विद, क्या लिखा है, चलो ये लाइन ठीक है, कॉमनली ऑफ पर्पस और फॉर एंगेजिंग इन अ कॉमन इकोनॉमिक एक्टिविटी अदर देन अवेलिंग द इंश्योरेंस एंड इंक्लूड्स, क्या लिखा है, एम्प्लॉयर, तो इसको ग्रुप इंश्योरेंस हम लोग मानेंगे नहीं। नॉन एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर द क्लियरली एविडेंट द रिलेशनशिप, तो इसको हम लोग ग्रुप इंश्योरेंस नहीं मानेंगे, इसको ग्रुप इंश्योरेंस मानेंगे, मतलब इस पे एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, इस पे एग्जम्पशन मिलेगा, ठीक है। ये हमने थोड़ी देर पहले ही तो डिस्कस किया, ठीक है। अभी देखो हेल्थ इंश्योरेंस किसको बोलते हैं, ठीक है, ये डेफिनेशन है, एग्जम्पशन नहीं।
Health insurance business means the effecting the contract which provides sickness benefits or medical, surgical, hospital expense benefit whether inpatient or outpatient. Inpatient मतलब IPD patient, OPD मतलब आउटसाइड पेशेंट होता है ना, OPD आपने सुना होगा। तो जो आउटसाइड पेशेंट्स होते हैं तो दोनों में होता है ना, ठीक है। ट्रैवल कवर एंड क्या पर्सनल एक्सीडेंट, ठीक है। अभी ये डेफिनेशन में ऐसा लिखा है कि देखो तुम ओपीडी में गए, अभी एमआरआई वगैरह करवाया, ठीक है, तो उसका भी रिएम्बर्समेंट हो जाता है। एमआरआई करवाया, चेक करवाया कि कुछ लोचा तो नहीं, ठीक है ना। तो तुमने चेक करवाया, डॉक्टर ने कंसल्ट किया, एमआरआई तो डॉक्टर के बाद ही होगा ना, डायरेक्ट जाके थोड़ी होगा। हाँ, डॉक्टर बोलेगा तो ही करवाओगे, तुम ऐसे ही करवाने गए एमआरआई, उसने बोला कि कहाँ, बोले यहाँ पे पेन है, क्या करके दो, एमआरआई करके दो, ऐसा थोड़ी होता है यार, जहाँ डॉक्टर से लिखवा के लो, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। कुछ अभी ब्लड रिपोर्ट निकलवाने जाते हो तो ठीक है, वो समझ में आता है। एमआरआई और सिटी स्कैन तो डॉक्टर बोलेगा तो ही करेंगे ना, ठीक है। डॉक्टर भी एक लेवल के बाद होता है तो ही बोलते हैं, ठीक है। चलो अपने उस पर नहीं जाते। तो अभी ये मेडिकल, सर्जिकल, इवन द एक्सपेंस बेनिफिट वेदर इन पेशेंट और आउट पेशेंट, ट्रैवल कवर, पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी, ये सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये तुमको ध्यान रखना है। तो ये एग्जाम्पशन था, ठीक है। दो एग्जाम्पशन उन्होंने नए ऐड किए। क्या ऐड किया है? एक तो ये हेल्थ इंश्योरेंस वाला, लाइफ इंश्योरेंस वाला, और जीटीए वाले में अमेंडमेंट ये किया कि जीटीए वाले में वो जो पॉटर वाले थे उनको उन्होंने अलग कर दिया और उनको बोला कि इको के थ्रू तुम ऑपरेट करो। जीटीए में तो एफसीएम था या आरसीएम था। अगर जीटीए को क्रेडिट चाहिए तो एफसीए 12 के 18, और आरसीएम में जाना चाहते हो तो 5 लाख सामने वाला देगा, और तुमको एफसीएम में रहना है तो तुम 5% दो तो क्रेडिट नहीं देगी, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ये ना, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई, इसमें ना अमेंडमेंट नहीं है दोस्तों, इसमें सिर्फ क्या दिया है, क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन इज नॉट अमेंडमेंट। क्लैरिफिकेशन जो होता है वो सिर्फ लॉ की पोजीशन को क्या करने के लिए होता है, क्लियर, ठीक है। तो दो क्लैरिफिकेशन उन्होंने दिए हैं, दोनों मैंने यहाँ पे क्या किए, कवर किए हुए, ठीक है। अभी इसको मैं समझा देता हूँ कि क्या क्लैरिफिकेशन, ठीक है। जिन लोगों ने वैल्यू ऑफ सप्लाई का लेक्चर, बहुत सारा लेक्चर्स आपने अटेंड किए हुए हैं, ठीक है, तो आपको रिलेट आप कर पाओगे। एक कॉन्सेप्ट हम लोग करते थे जिसको हम लोग बोलते थे कंटिंजेंट डिस्काउंट, ठीक है। पहले तो वैल्यू ऑफ सप्लाई याद करवाता हूँ, ठीक है। वैल्यू ऑफ सप्लाई एक सेक्शन हुआ करता है, सेक्शन नंबर कौन सा, 15 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। उसमें 3 सेक्शन है, 1, सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3। 2 में क्या है, तो 2 में आप याद करो इंक्लूजन है। इंक्लूजन मतलब क्या, कि जिसमें हम लोग वैल्यू में ऐड करते हैं। और 3 में क्या है, तो 3 में दोस्तों क्या है, एक्सक्लूजन। क्या है, एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन मतलब हम लोग क्या करते हैं, माइनस। जैसे मैंने 10 लाख का गुड्स बेचा और उसमें तुमको 10% डिस्काउंट दिया, तो जीएसटी 10 लाख पे थोड़ी लगेगा, 9 लाख पे लगेगा ना, डिस्काउंट माइनस करने के बाद। तो डिस्काउंट में ऐसा लिखा है लॉ में कि डिस्काउंट है ना, नोन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नोन, या तो फिर आइडेंटिफाइबल होना चाहिए एट द टाइम ऑफ सप्लाई। मतलब कब पता होना चाहिए कि कितना तुमको हम लोग डिस्काउंट देने वाले हैं, एट द टाइम ऑफ क्या, सप्लाई। सो डिस्काउंट इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ क्या होना चाहिए, सप्लाई आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, तो ही आप उसको माइनस कर सकते हैं। बट ऐसा कोई भी डिस्काउंट, ध्यान से सुनना, ऐसा क्या, कोई भी डिस्काउंट जो पोस्ट सप्लाई दिया गया है, कब दिया गया है, पोस्ट सप्लाई, उसको तुम माइनस नहीं कर सकते। मतलब क्या होगा, उसके ऊपर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कब दिया है ये डिस्काउंट, पोस्ट। बट अभी क्या है कि जब हम सप्लाई कर रहे थे ना, ध्यान से सुनना, जब हम लोग सप्लाई कर रहे थे तब मैंने बायर को ऐसा बोला कि देखो सर, हम है ना तुमको एक डिस्काउंट देना चाहते हैं जिसका नाम है रेगुलर डिस्काउंट। रेगुलर डिस्काउंट, रेगुलर डिस्काउंट मतलब जो आपको हर बार देते ही, मतलब रेगुलर डिस्काउंट तुमको 60% देते हैं। बट अभी हम लोग है ना तुमको टारगेट देते हैं, वो टारगेट आप अचीव कर लो। क्या कर लो, याद आ जाएगा, टारगेट तुम क्या कर लो, अचीव कर लो। तुम जैसे ही टारगेट अचीव करोगे ना,
तो हम तुम्हारे लिए ये डिस्काउंट क्या कर देंगे, एक्टिवेट करवा देंगे। मतलब ये डिस्काउंट तुमको कब मिलेगा, जब तुम टारगेट अचीव कर लो। ठीक है, याद आ रहा है, थोड़ा स्टोरी याद आ रहा है। तो सी लाइक आई एम द मैन्युफैक्चरर, ओके, एंड यू आर द डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, तो मान लो कि तुम नॉर्मली नॉर्मली मुझसे 1.5 लाख यूनिट परचेस करते हैं। कितना यूनिट परचेस करते हैं? 1.5 लाख यूनिट इन अ ईयर, मतलब एक साल में आप 1.5 लाख यूनिट आप मुझसे परचेस कर लें। ठीक है, अभी एक यूनिट का कुछ 1,200 रुपये पर यूनिट है। ओके, ये 1,200 रुपये पर यूनिट है, और इसके ऊपर मैं आपको क्या देता हूँ, डिस्काउंट भी देता हूँ। डिस्काउंट में मान लो आपको 5% देता हूं। तो 1,200 रुपये यूनिट होता है, तो मैं बिलिंग किस पे करूंगा बोलो? तो मैं बिलिंग कितना पे करूंगा? तो बिलिंग होगा 1,140 पर यूनिट। आया ना? बट ये बेटा, तो ये तो पूरे साल का है। अभी ऐसा थोड़ी है कि 1.5 लाख यूनिट जो है वो एक साथ गया होगा, वो तो अलग अलग टैक्स पीरियड में गया होगा। आया ना? जैसे पहले मंथ में मान लो 12,000 यूनिट गया, फिर 18,000 गया, फिर कितना गया, 17,000 गया, फिर कितना गया, 11,000 गया, ऐसे करते करते गया होगा। मतलब ये सारा डेटा तो GSTR 1 में अपलोड हो गया होगा ना? आया ना? तो वो सामने वाले के GSTR 2B में भी तो आ गया होगा। डन। अभी हुआ क्या, मैन्युफैक्चरर ने एक टारगेट दिया। बोले देखो सर, आप, मैं मैन्युफैक्चरर तुम डिस्ट्रीब्यूटर, मैंने ऐसा बोला देखो सर, आप पूरे साल में 1.5 लाख यूनिट खरीदते हो। तो मैंने बोला कि लाइफ में थोड़ा बड़ा सोचो। ठीक है, क्या करो, थोड़ा बड़ा सोचो, और 2 लाख यूनिट खरीदो। कितना यूनिट खरीदो? 2 लाख। तो हम आपके लिए स्पेशल ऑफर लेके आए। मुझे पता है कि अपना बिजनेस थोड़ा स्लो डाउन चल रहा है, तो थोड़ा मार्केटिंग से पुश करना पड़ेगा। ठीक, तो मैंने ऐसा बोला देखो, तुमको 5% तो डिस्काउंट देता हूँ, पर अगर तुम 2 लाख यूनिट अचीव कर लोगे ना, तो यू विल गेट 7% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। मतलब द टोटल डिस्काउंट विल बी 12% ऑन टोटल क्वांटिटी। मतलब पूरे 2 लाख यूनिट के ऊपर 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अब तुम क्या करोगे? अब तुमको ऐसा होगा कि अब थोड़ा मोटिवेशन आया है लाइफ में। ठीक है, तो तुमने क्या किया पता है? तुमने बोला एक काम करो, ज्यादा माल बेचो मैन्युफैक्चरर का। मैंने इधर से मार्केटिंग चालू किया है। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर उसी का माल बेचेगा ना जिसका डिमांड ज्यादा रहेगा। ठीक, तभी डिस्ट्रीब्यूटर बोले मैं तेरे भी यहाँ पे मार्केटिंग मैं करूंगा, तो तू क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूटर का काम मार्केटिंग करने का होता है। ठीक है, तभी 2 लाख यूनिट है। अभी हुआ क्या पता है? तुम फेब एंड में आ गए हो, मतलब फेब एंड मार्च, ये दोनों क्या है, लास्ट 2 मंथ है आपके फाइनेंशियल ईयर के। आपने ऑलमोस्ट 170 को हिट कर दिया है। मतलब अप्रैल से लेकर कहां तक, समझ रहे हो ना केस स्टडी जो समझा? अप्रैल से लेकर जनवरी तक तुमने 170 हिट कर दिया है। मतलब और कितना शॉर्ट हो रहा है? 30,000। तो 30,000, तो फरवरी में तुमने ऑर्डर मारा 18,000 का। ठीक है, तो अब बोले अब तो थोड़ा ही है। मार्च में डिमांड नहीं थी, फिर भी तुमने 13,000 यूनिट क्या कर लिए, 13,000। तब क्या होगा? तो हो गया ना 31,000। मतलब टोटल बाइंग तुम्हारा कितना हो गया? 2 लाख। तुम अगले दिन ही प्रकट हो गए मैन्युफैक्चरर के साथ, बोले चल ला 60% डिस्काउंट से। हाँ या ना? बट अभी दिक्कत क्या होगी इसमें? दिक्कत ये होगी कि ये डिस्काउंट आपने जितने भी इनवॉइस इश्यू किए होंगे ना, जितने भी इनवॉइस आपने इश्यू किए होंगे फ्रॉम अप्रैल से कहां तक, अप्रैल से कहां तक, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मार्च में तो आप डिस्काउंट एडजस्ट कर दोगे, आप समझो। मार्च में तो कर दोगे ना, मार्च में तो पूरा 12% करो। 12% कैसे करूंगा? 5% नॉर्मल और 60% रेगुलर। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वो तो 12%, उसमें तो मार्च का तो कोई डिस्कशन ही नहीं। बट तुम समझो, अप्रैल से लेकर कहां तक, फरवरी तक, अप्रैल से लेकर फरवरी तक का डिस्काउंट मैंने क्या किया है? 5% के हिसाब से। तो अभी ये जो 60% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, कैसे? तो मुझे ये बताओ कितनी क्वांटिटी है? 170 तो जनवरी तक थी, फरवरी की कितनी क्वांटिटी? 18,000। मतलब टोटल कितनी क्वांटिटी? 180 मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई बाय 1,200 मल्टीप्लाई बाय 60%। बोलो कितना हुआ? 1,200 रुपये था ना एक यूनिट का, तो 84 रुपीज करो, 1 करोड़ 92,000।
इसका डिस्काउंट मुझे देना पड़ेगा, हाँ या ना? तो इसका डिस्काउंट कैसे दे? तो इसके लिए मैंने उस टाइम पे भी बताया था कि इसके लिए क्या इशू कर दे, सीएन। सीएन मतलब क्या? क्रेडिट नोट इशू कर। क्योंकि आपके बुक्स में, मतलब मेरे बुक्स में एज अ मैन्युफैक्चरर, मेरे बुक्स में कस्टमर का कौन सा बैलेंस होगा? तो मेरे बुक्स में कस्टमर का कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस होगा ना। तो वो डेबिट बैलेंस को कम करने के लिए मुझे क्रेडिट नोट इश्यू करना पड़ेगा। तो आप क्या इश्यू कर दो? क्रेडिट नोट इश्यू कर। और ये क्रेडिट नोट जाके, ध्यान से समझो, ये क्रेडिट नोट जाके मैं क्या करूंगा? ये क्रेडिट नोट जाके मैं GSTR 1 में क्या कर दूंगा बोलो? मैं अपलोड कर दूंगा। तो सामने वाले के 2B में से बैलेंस अपने आप उड़ जाएगा, हाँ या ना? मतलब 1,57,92,000 है, ये तो वैल्यू है। इसके ऊपर जो भी GST का रेट है मान लो 18% है, करो 28,22,000, इतना बैलेंस मेरे लायबिलिटी में से कम होगा, तो आपकी कॉरस्पॉन्डिंग असेट में से भी क्या होगा? कम होगा ना। बट मैंने एक वर्ड बोला, ये डिस्काउंट कब पता होना चाहिए? क्या बीच में जाके मैंने बोली? मतलब जनवरी में आया आपके पास और आके बोला, बोले देखो अब जो सो हुआ जो हुआ, एक काम करो, 2 लाख का ऑर्डर दो, 12% तुमको क्या दूंगा मैं? डिस्काउंट दूंगा। 5% तो दिया है, 60% और दूंगा। तो फिर जिस दिन बोला ना, उसके बाद जितना बिलिंग होगा ना उस पे शायद दे दो, पर जो पहले से हो रखे उसका क्या? उसका हम लोग एडजस्टमेंट करने नहीं देंगे। और किस बात का रोना है? आपको क्रेडिट दे तो रहे, हाँ या ना? तो बायर को तो क्रेडिट मिल रहा है। तो एक काम करो, आप फॉर्मल क्रेडिट नोट इश्यू कर दो, कमर्शियल क्रेडिट नोट। कौन सा? कमर्शियल। मतलब ये तो आपकी और मेरी बात है ना, कि मुझे आपको डिस्काउंट देना है, पर GST वाले बोले नहीं डिस्काउंट नहीं देना, तो मैंने बोला नहीं मुझे देना है। तो बोले GST वाले क्या बोले, तुम दो ना, तुम भले मर जाओ, हमको क्या। लेकिन लेकिन हम हमारे लॉ में उसको एडजस्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये बात सप्लाई के टाइम पे थोड़ी पता थी, ये तो हमको बाद में पता चली। पर मुझे तो आपको डिस्काउंट देना है ना, तो मैं क्या करूंगा बोलो? मैं GST वाला क्रेडिट नोट इश्यू नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि पता नहीं था ना। तो मैं आपको कौन सा वाला क्रेडिट नोट इश्यू करूंगा? कमर्शियल क्रेडिट। वो तो कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? GST बोले 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 वो करो, हमको क्या दिक्कत है? तुम आपस में जो तुम्हारा क्या होता है, जो सुलह होता है, काटा काटा होता है, ठीक है ना, वो तुम देख लो, हाँ या ना? लेकिन हमारे GSTR 1 में इसका एडजस्टमेंट होगा, उनको तो पूरी वैल्यू पे क्या चाहिए GST। ये उन्होंने क्लैरिफिकेशन में लिखा है। समझ में आ गया? ये पूरी स्टोरी जो थी ये इसके ऊपर है, ठीक है। मैं वापस रिपीट करता हूँ, जो हम पढ़ रहे हैं वो अमेंडमेंट है, जस्ट क्लैरिफिकेशन। देखो नाम में क्या लिखा है, पहला ही राइट है, पहले कोई कंफ्यूजन नहीं, पहला ही क्या लिखिए, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं। Clarification on the various doubts related to the treatment of which discount, secondary or the post-sale discount under GST. Whether the full input tax credit is available to the recipient of supply when the recipient make discounted payment to the supplier of goods on the account of financial or commercial credit notes issued by the said supplier. No, commercial credit note होगा तो हम लोग GST को चेंज नहीं करेंगे, और हमने दिया ना सामने वाले को पूरी वैल्यू पे क्या दिया है? क्रेडिट दिया है, ठीक है। तो क्लैरिफिकेशन क्या है, ध्यान से पढ़ना। तो अगर मान लो कि आपने मुझे क्रेडिट नोट इश्यू नहीं करने दिया GST वाला, तो मैं मेरी लायबिलिटी कम कर सकता हूँ? नहीं। सामने वाले की एसेट कम होगी क्या? नहीं, उसको तो पूरी वैल्यू पे क्रेडिट मिल जाएगी। इसका मतलब हमको डिस्काउंट फैक्टर एडजस्ट करने दिया नहीं, क्योंकि ये सब कब हुआ? सप्लाई करने से पहले के बाद में। Provides that every registered person shall be entitled to take credit of input tax charge on any supply of goods or service which are used or intended to be used in the course or furtherance of his business. It has been clarified that the supplier of goods can issue the what? Can issue, मतलब supplier को क्या issue करना है? क्योंकि यार तुम CN issue नहीं करोगे तो तुम्हारी अकाउंटिंग एंट्री तो खड़ी रहेगी ना। नहीं समझ रहा? अकाउंटिंग एंट्री तो खड़ी रहेगी ना, ऑडिट में लफड़ा होगा। बोले ये काम करो, तुम अकाउंट्स के लिए क्या करो, क्रेडिट नोट इशू कर दो, पर GST वाला क्रेडिट नोट अलाउड नहीं। And in such case, he will not be eligible to reduce what? Original tax liability, as the transaction value is not allowed to reduce on account of issuance of financial and commercial credit note. Accordingly, the tax charge from the recipient would also not get reduced. Therefore,
It has here been clarified that the recipient will not require to reverse input tax credit attributable to the discount provided on the basis of financial and what commercial credit. तो ये हम लोग कब करेंगे? एस हमने सामने वाले की लायबिलिटी कम नहीं की तो तुम्हारी एसेट्स भी थोड़ी कम करेंगे. डन. ठीक है, तो ये तुमको ध्यान रखना है. ये आप खुद पढ़ लेना. ये मैंने जो बताया मैन्युफैक्चरर ने किसको दिया है? डीलर. तो किस तरह से ऑपरेट करना है सेम टू सेम है, कोई चेंज इसमें है नहीं. क्लियर है? Yes. इसमें भी देखो वेदर पढ़ लेते हैं इसको. वेदर द पोस्ट सेल डिस्काउंट extended by the manufacturer to the dealer can be treated as a consideration in lieu of the activities performed to promote the sale of goods. कौन सा डिस्काउंट है? अगेन देखो क्या है? पोस्ट सेल डिस्काउंट. ठीक, ये भी माइनस होगा नहीं, इसको मैं समझाता हूँ. मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, आप डिस्ट्रीब्यूटर हो. आपने ना मेरे बिहाफ पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज की है जिसका मुझे आपसे मतलब कुछ पेमेंट आपको मुझसे लेना है. जैसे क्या है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, अपार्ट फ्रॉम दैट आपने है ना कुछ एडवर्टीजमेंट एक्टिविटीज की है जिसका रिएम्बर्समेंट आपको मुझसे लेना है. समझना? मतलब तुम डिस्ट्रीब्यूटर हो, तुमने बोला कि मार्केटिंग करना है, तो मैंने ऐसा बोला बोले एक काम करो, मार्केटिंग में 75% मैं खर्च करूंगा, 25% तुम कर लो. और नीचे तुम तुम्हारा नाम भी तो लिख रहे हो. मार्केटिंग कर रहे हो, मेरा ब्रांड मार्केट कर रहे हो, तो नीचे तुम्हारा लाइन भी तो दौड़ा रहे हो. नहीं, तो 25% तुमको बेयर करने का, 75% मैं बेयर. तो डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला ओके, कोई दिक्कत नहीं. अभी हुआ क्या बताए? मार्केटिंग का खर्चा 10 लाख रुपए का हो. इसका मतलब तुमको मुझसे 7.5 लाख रुपए लेने, और मुझे ना मैंने तुमको 50 लाख का माल बेचा. तो मैंने क्या किया बताया? बोले एक काम करो, ज्यादा लोड मत लो, 50 लाख का माल बेचा, 7.5 लाख तुमको मुझसे लेने का है, तो अपने एक काम करते हैं 42,50,000 का बिलिंग कर देते. तो ये डिस्काउंट नहीं है, ये डिस्काउंट है कि ये तो आपने कोई और पेमेंट इनवॉइस के सामने क्या किया, एडजस्ट किया, तो इसको हम लोग एडजस्ट करने नहीं है. इट इज अ कंसिडर्ड एज अ सर्विस फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर. ठीक है, तो ये आप एडजस्ट नहीं कर सकते. तो चलो पढ़ते हैं. When dealer receive such post sale discounts, जाग रहे हो ना तुम लोग? They may engage in the promotional activities to boost, क्या लिखा हुआ है? However, these activities ultimately enhance the sale of goods that declares themselves own, thereby increasing their own revenue. In this context, the discount merely reduce the sale price of the goods and not linked to the any independent, क्या लिखा है? Service rendered to the manufacturer. Therefore, it is clarified that post-sale discount offered by the manufacturer to the dealer in such case shall not be treated as a consideration for the separate transaction or supply of services. However, GST would be leviable where the dealer undertake the specific sales promotional activities such as advertisement campaign, co-branding, बोला ना मैंने क्या होता है co-branding, customization, special sales drive, exhibition arrangement or customer support only when such service explicitly stated in the agreement with the clearly defined consideration payable to the for each supplier. In such case, the dealer provide the distinct service to the supplier and accordingly GST would be charged. क्योंकि ये सर्विस डीलर किसको दे रहा है? मैन्युफैक्चरर को. तो मैन्युफैक्चरर को 50 लाख का बिल रेज करना है और डीलर को मैन्युफैक्चरर को 7.5 लाख का बिल रेज करना है, और डीलर को 7.5 लाख पे जीएसटी भी लगाना है, तो मैन्युफैक्चरर को उसकी क्या मिल जाएगी? आईटीसी. डन. याद रखोगे तुम लोग? कोई ऐसा अभी तक सीरियस अमेंडमेंट है नहीं, वो जीटीए वाले को छोड़कर और वो एग्जम्पशन वाले को छोड़कर. अभी एक अमेंडमेंट है जो एमसीक्यू के लिए पूरी तरह से आने के उसके क्या है चांसेस. एक जीएसटीआर 9 आपको पता होगा, एनुअल रिटर्न. ठीक है, लास्ट अमेंडमेंट है. ठीक है, जीएसटीआर क्या 9 जो आपने पढ़ा होगा, एनुअल अमेंडमेंट, एनुअल रिटर्न. तो अभी है ना उन्होंने एक एग्जम्पशन दे दिया है. ठीक है, एग्जम्पशन उन्होंने ये दिया हुआ है कि कुछ ऐसे लोग जिनका पहले क्या था, एनुअल रिटर्न सबको फाइल करना, सबको फाइल करना था, एनुअल रिटर्न सब फाइल करते थे. अभी उन्होंने ऐसा बोला है कि जिन लोगों का टर्नओवर 2 करोड़ से कम है उनको एनुअल रिटर्न फाइल करने की कोई आवश्यकता नहीं है. 2 करोड़ से ज्यादा वाले लोग जो होते हैं उन्हीं को एनुअल रिटर्न फाइल करना है. तो एक ऐसा लौता ऐसा प्रोविजन है जो जीएसटी का अमेंडमेंट वाला एमसीक्यू बन सकता है.
समझ लो। तो चलो पढ़ते हैं। सेक्शन 44 जो जीएसटी का रिटर्न का बात करता है, provides that the commissioner may, on the recommendation of the council by notification, exempt any class of registered person from filing the annual return under this section. In exercise of the above power, the commissioner, on the recommendation of the council, in respect of filing the annual return for the financial year 24-25 onwards, has exempted the registered person whose aggregate turnover कितना होता है in financial year is up to कितने करोड़ तक, 2 करोड़, from filing the annual return that said financial year. याद रखोगे तुम लोग? ठीक है, सो ये तुमको क्या रखना है, ध्यान रखना। क्लियर है? ठीक है। अभी लास्ट में जाते जाते एक कंटिंजेंट अमेंडमेंट है, बट वो डायरेक्ट टैक्स का है, ठीक है, इनडायरेक्ट का नहीं। अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है उसका, बट दे हैव इंट्रोड्यूस द न्यू सेक्शन कॉल्ड 194 कॉल्ड टी, ठीक है। ये किसका है? टीडीएस एंड जो टीसीएस में जो अमेंडमेंट है उसमें टीडीएस ऑन पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म, ध्यान से सुनना, पार्टनरशिप फर्म किसको रेम्यूनरेशन देती है? पार्टनर। तो पहले कोई टीडीएस था नहीं, अभी उन्होंने टीडीएस उस पर लगा दिया है, और वो कितना परसेंट है? 10%। और अगर रेम्यूनरेशन कितने से ज्यादा हो, 20,000 रुपए पर पार्टनर से क्या हुआ ज्यादा, तो हम लोग 10% टीडीएस काट रहे हैं। नाउ दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, क्योंकि ये तो क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर जो है वो खुद का प्रॉफिट ले जा रहा है कि पार्टनर का फर्म का प्रॉफिट ले जा रहा है, खुद का रेम्यूनरेशन लेके जा रहा है ना वो। तो अगर वो रेम्यूनरेशन लेके जा रहा है तो फिर उस केस में हम लोग क्या करेंगे? टीडीएस डिडक्ट करेंगे, प्रॉफिट में नहीं। क्या? रेम्यूनरेशन। तभी वर्ड लिखा है टीडीएस ऑन पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, तो आपको 10% टीडीएस कट करना है, 20,000 से ज्यादा होगा तो। उसके लिए आपको है ना वो बुक प्रॉफिट निकालना पड़ेगा इनकम टैक्स का। याद है वो बुक प्रॉफिट निकालते हैं, उसमें पहले 6 लाख रुपए तक कितना, 90%। याद है 6 लाख रुपए, 6 लाख तक 90%, और 3 लाख विच एवर इसके हायर, और बैलेंस प्रॉफिट का 60% होता है ना। तो उसका आपको 10% डिडक्ट करना है। क्लियर? कंटिजेंट है, कहीं अमेंडमेंट की शीट में नहीं है, बट ये हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में डील करते हैं, इसलिए मुझे पता है। ओके, तो ये भी मैं फाइल शेयर कर देता हूँ। ओके, अभी जैसे लास्ट टाइम जो रिविजनरी लेक्चर्स रखे थे, ठीक है, वैसे इस बार भी, मतलब वो अभी नहीं होंगे, अप्रैल एंड में या फिर मई फर्स्ट वीक तक होंगे। जो भी नए पेपर्स आएंगे एमटीपी एंड कौन सा जो मॉक टेस्ट पेपर्स आएंगे, वो भी मैं उसमें क्या करवा दूंगा, सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, एमसीक्यूज एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत ना हो उस टाइम। ठीक है, चलो ये फाइल शेयर कर देता हूँ। पहली वाली तो मैंने कर दी है।